सबा ने कई हफ्तों बाद अपने घर का दरवाजा खोला। पौधे अगस्त की गर्मी में झुलस कर मुरझा चुके थे। पूरे घर में बसांत थी और हर तरफ कचरे की भी बास फैली हुई थी। उसे अपना सूटकेस घसीटकर घर के अंदर लाना पड़ा, क्योंकि उसके सूटकेस का एक पहिया टूट गया था। उसकी वजह से कालीन पर घसीटने के निशान बन गए। घर वापसी पर सबा को हमेशा मिलीजुली कैफियत का एहसास होता। घर वापसी हमेशा अच्छी और पुरसुकून लगती, मगर उसको यह भी एहसास होता कि फिर वही बोर रूटीन शुरू हो जाएगी। जीनी उसकी धारीदार बिल्ली थी, जो उसकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर ही रहती। अब भी उसको सबा के आने का इल्म हुआ तो वो भागती हुई आई, एक दो बार कदमों में लौटी और फिर कहीं गायब हो गई। सामान वगैरह एक तरफ रखने के बाद किचन में जाकर उसने कॉफी बनाई और कॉफी के बड़े बड़े घोंट भरते हुए कंप्यूटर पर अपने हालिया सफर की याददाश्तें टाइप करने लगी। उसे ये काम करते हुए दोपहर शाम में बदल गई। उसे अब थकावट महसूस होने लगी, लिहाजा उसने कंप्यूटर ऑफ किया और अपना सूटकेस खोलना शुरू कर दिया। उसके अंदर कपड़े अजीब से गोलमोल अंदाज में तय करके रखे गए थे। उसने ऊपर से कुछ कपड़े बाहर निकाले तो उसके नीचे सुरख मिट्टी का बना वो बड़ा सा गोल प्याला यूं पड़ा था, जैसे कपड़ों के घोंसले में बड़ा सा गोल अंडा। उसने एहतियात के साथ उस प्याले को उठाया और उसे बगौर देखने लगी। सबा ने पिछला पूरा हफ्ता हड़प्पा के खंडरात में तहकीक करते गुजारा था। वो यहाँ के कदीम बासियों की रोजमर्रा जिंदगी पर तहकीक करना चाहती थी और उनको दुनिया के सामने नुमाया करना चाहती थी। इस दौरान वो सिर्फ 2 दफा करीब बनी गिफ्ट शॉप पर गई। पहली दफा वो सिर्फ वहां मौजूद पुरानी तर्ज के बर्तन देखने गई। उस गिफ्ट शॉप पर खंडरात से दरियाफ्त शुदा टूटे फूटे और नामुकम्मल कदीम बर्तनों की मुकम्मल कॉपी सयाहों की दिलचस्पी और बेचने के लिए रखी जाती थी। और दूसरी दफा वो यहाँ से अपनी पसंद के कुछ कदीम बर्तनों की कॉपी खरीदने के इरादे से आई, मगर ना जाने क्यों उसने बाकी सब चीजों को छोड़कर सिर्फ उस बड़े से गोल प्याले को खरीद लिया, जो कदीम वज़ा के मिट्टी के बर्तनों की एक नकल था, जिसको कभी हड़प्पा के कदीम बासी बनाते और इस्तेमाल करते थे। ये प्याला उसको पहली नजर में ही भा गया, लेकिन अब जो प्याला उसके हाथ में आया, बावजूद इस हकीकत के कि कदीम नवादरात को उनकी जगह से हटाना और जाती इस्तेमाल में रखना कानूनन मना और जुर्म था, वो नकल नहीं था बल्कि असल और कदीम प्याला था। मगर उस प्याले पर कीमत का स्टिकर चिपका था। सबा उस प्याले को अपने हाथ में घुमाते हुए दिल ही दिल में इसकी सनाई और कारीगरी की तारीफ करने लगी। प्याले के मुंह के ऊपर स्याह चमड़े का एक टुकड़ा निहायत महारत और सख्ती से मुंडा गया था, जिसकी वजह से इसकी शक्ल एक छोटे से ढोल या तबले की सी बन गई थी। सबा ने तजुर्बाती तौर पर उस चमड़े के ऊपर अपनी उंगलियां बजाईं तो निहायत मधुर ताल उभरने लगी। सबा को हमेशा से आसार कदीमा से दिलचस्पी रही थी। जब वो 10 बरस पहले कॉलेज की तालिब इल्म थी तो ग्रेजुएशन में अंग्रेजी के साथ साथ उसका दूसरा खास मजमून आर्कियोलॉजी ही था। इसके बाद उसने मास्टर्स और एमफिल भी आर्कियोलॉजी में ही किया, लेकिन उसके लिए डिग्रियों की कोई खास अहमियत न थी, क्योंकि उसके वालिदैन बहुत अमीर थे और वो उनकी इकलौती औलाद। वो कभी उसके किसी शौक के आड़े न आए। सबा ने भी इस मौके का खूब फायदा उठाया और अपने हर शौक की तकमील में कामयाब रही। मगर आर्कियोलॉजी तो उसके लिए जुनून था। उसके वालिदैन एक कार एक्सीडेंट के नतीजे में जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो वो उनकी सारी दौलत की वाहिद वारिस थी, लिहाजा उसका पूरा वक्त अपने जुनून की आग सर्द करने में सर्फ होने लगा और वो आज आसार कदीमा की खोज, तहकीक और मुताले में मसरूफ हो गई। वो इस मौजू पर किताबें लिखना चाहती थी, जिसके मवाद इकट्ठा करने की खातिर वो खंडरात में मारी मारी फिरती। हड़प्पा के खंडरात साहिवाल शहर के करीब में वाक़ हैं। ये शहर वादी सिंध की कदीम तहजीब का मरकज़ था और इसकी आबादी तकरीबन 40,000 नफूस पर मुश्तमिल थी। ये शहर कुछ अंदाजों के मुताबिक 3300 कबले मसीह से 1600 कबले मसीह तक इस कुर्रे अर्ज पर मौजूद रहा और आबाद रहा, फिर इम्तदाद ज़माना का शिकार होकर मिट्टी के नीचे गुम हो गया। दोबारा ये शहर सन 1922 में दरियाफ्त हुआ। दुनिया में तकरीबन 5000 बरस कबल 3 तहजीबें मार्ज़े वजूद में आ चुकी थीं। एक इराक में दरिया दजला फरात के किनारे जो मेसोपोटामिया कहलाई, दूसरी दरिया नील के किनारे मिस्र में और तीसरी वादी सिंध की तहजीब कहलाई, जो हिमालय के दामन से लेकर बहीरा अरब तक तकरीबन 4 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फैली हुई थी। इस तहजीब की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि इसका रकबा अपनी दोनों हमअसर तहजीबों के रकबे से दुगना था। वादी सिंध की तहजीब के बासियों ने पढ़ना और लिखना भी दीगर तहजीबों की निस्बत पहले से शुरू कर दिया और ये लोग सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। ये लोग मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत अपनी जिंदगी गुजारने के आदी थे।
इनके बने हुए शहर और आवाम की जरूरियात के मुताबिक तरतीब दी हुई गलियां, कूचे, पीने के पानी और निकासियाब का निज़ाम 21वीं सदी के लोगों को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है। शहरों के बसने और उजड़ने की दास्तानें किरतासे तारीख पर बिखरी पड़ी हैं। उनमें हड़प्पा का जिक्र भी मिलता है। आर्याओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में हरी यूपिया का जिक्र मिलता है, जिसके मायने हैं सुनहरी कुर्बानगाह। तारीख बताती है कि वक्त गुजरने के साथ साथ यही लफ्ज हड़प्पा की सूरत इख्तियार कर गया। कदीम हड़प्पा शहर के आसार तकरीबन 150 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। उनमें से खंडरात का रकबा तकरीबन 76 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर के खंडरात से दूसरी बहुत सी तारीखी और नादरो नायाब अशिया के अलावा अनजाने हरूफ से कंदा मोहरें मिल चुकी हैं। मगर दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि दुनिया भर के आला तालीम याफ्ता माहिरीन लिसानियात और आर्कियोलॉजिस्ट भी मिलकर आज भी उन अनजाने हरूफ को समझ नहीं सके हैं और ना ही उनका भेद जान सके हैं। वो उनको पढ़ने से कासिर हैं। सर माधो स्वरूप की जेरे निगरानी सन 1928 से लेकर सन 1934 के दरमियान होने वाली इस शहर की खुदाई के दौरान एक वसी कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ था, जहां से कद्दे आदम के बराबर मिट्टी के बड़े बड़े घड़े और मटके दरियाफ्त हुए, जिनके अंदर इंसानी ढांचे बंद थे। ये लोग अपने मुर्दों को मिट्टी के बड़े बड़े घड़ों के अंदर दफनाते थे और उसके साथ दीगर इस्तेमाल की चीजें भी रखते थे, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक इंसान मरने के बाद भी एक नई दुनिया में जिंदा रहता है और उसे वहां भी चीजों की जरूरत महसूस होती है। ये मिट्टी के घड़े अपनी बनावट, सजावट और सनाई के लिहाज से बेमिसाल थे। इस इलाके से एक ऐसी मोहर भी दरियाफ्त हुई है जिसमें एक शख्स को ढोल बजाता दिखाया गया है। उस मोहर का ताल्लुक 2400 कबले मसीह से है। सबा इसी गुमगश्ता शहर के खंडरात में तहकीक के लिए मारी मारी फिर रही थी। अगस्त का महीना पंजाब में मानसून का मौसम होता है और इस मौसम में इस इलाके में मूसलाधार बारिशें होती हैं। हड़प्पा में तकरीबन पूरा हफ्ता ही बारिश होती रही, मगर यह खिलाफे मामूल बात थी। कई जगह पर बारिश के पानी के बाइस शायद सदियों बाद टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े जमीन से बाहर निकल आए थे। उन बर्तनों में सबा को बेहद दिलचस्पी थी। उसने कई एक को उठाकर निहायत तवज्जो से उनका मुतालिया किया और वापस अपनी जगह पर रख दिया। ये खासा दिलचस्प काम था। वो साथ साथ अपने डिजिटल कैमरे से उन आसार की तस्वीर भी बनाती जा रही थी। वो उस दिन के मुतालिक सोचने लगी जब उसने पहली बार ये प्याला देखा था। उस दिन वो खंडरात के दूर दराज गोशे में तहकीक कर रही थी। हर जाविये से हर कोने और हर चीज की तस्वीर बना रही थी। कुछ दूर एक तालाब था। शायद कभी उस तालाब में पानी लहराता होगा, मगर अब तो ये एक बहुत बड़े गड्ढे की मानंद था। इस तालाब के साथ साथ पैदल चलते हुए उसके बर्तनों के छोटे छोटे कई टुकड़े मिट्टी में दबे हुए मिले। इस एहतियात के साथ कि आसार को कोई नुकसान न पहुंचे, वो तालाब के अंदर उतरने लगी ताकि तालाब की तह का जायजा ले सके। ऐसे तालाब जमाने कदीम में लोग अमूमन अपने मोहब्बतों और मंदिरों के साथ बनाते थे, बल्कि आजकल भी मंदिरों के साथ ऐसे तालाब अक्सर मिल जाते हैं जिनमें स्नान किया जाता है। मगर उस कदीम तालाब में अब पानी नहीं था, बल्कि लंबी लंबी घास और जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। हाँ, कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढों की सूरत बारिश का पानी जरूर जमा हो गया था, जिसने जमीन को कीचड़ आलूद कर दिया। सबा ने अपनी आंखें बंद करके तसव्वुर की आंख से देखने की कोशिश की कि जमाने कदीम में जब यह तालाब पानी से भरा हुआ होता होगा और आसपास की आबादी के बाशिंदे यहाँ से पानी पीने, लेने और नहाने के लिए आते होंगे, तो ये कैसा नजर आता होगा। तालाब के वस्त में एक रेतला टुकड़ा था जिसके आसपास सब्जा उगा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि इस जगह को तालाब के बाहर खड़े होकर देखना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ लंबी लंबी घास उगी हुई थी। ज्यादा सोचे समझे बगैर उसने उस मुकाम की एक तस्वीर बना ली। उसके डिजिटल कैमरा की स्क्रीन अजीब सी नजर आने लगी। वहां किसी मंजर की छवि उभरने की बजाय स्क्रीन बिल्कुल सफेद थी। हैरान होकर उसने एक और तस्वीर लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। नतीजा पहले वाला ही था। उसने कैमरे का फोकस वहां से हटाकर तालाब के दूसरे रुख की तस्वीर बनाई। इस दफा कैमरे की स्क्रीन पर निहायत उम्दा तस्वीर उभर आई। हैरान होकर वो उस रेतली जगह के करीब आ गई ताकि करीब से उसको देख सके। करीब जाकर उसको महसूस हुआ कि उस रेतली जगह पर लंबी घास के अंदर जमीन की मिट्टी से कोई कदीम बर्तन झांक रहा है। पुरजोश होकर वो उस तरफ लपकी और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसका ख्याल था कि ये किसी कदीम बर्तन का बड़ा सा टुकड़ा है। उसने उसको उठाने की कोशिश की, मगर वो जमीन में अच्छी तरह दबा हुआ था। वो खुश थी कि उसे कदीम तारीख से ताल्लुक रखने वाले किसी बर्तन का ज्यादातर हिस्सा देखने को मिल जाएगा। सबा ने बेताब होकर जमीन दोनों हाथों से खोदना शुरू कर दी। जमीन उसकी उंगलियों के नीचे उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हटती जा रही थी और आग में पका हुआ सुरख मिट्टी का बर्तन नुमाया होता जा रहा था।
जिसे जल्द ही उसने जमीन से बाहर निकाल लिया। उसे ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि ये बर्तन का कोई टुकड़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल बर्तन था, जो अपनी मुकम्मल हालत में बिल्कुल सही और सालम था। वो सोचने लगी कि क्या वो इस बर्तन को वहीं छोड़ दे और मुतलका अथॉरिटी को इसकी इतला दे, मगर वो ये भी जानती थी कि पहले भी इन खंडरात से अदम तवज्जो के बायस कई कदीम नवादरात आम लोगों के हाथ लगकर गायब हो चुकी हैं। तो क्या जब तक वो किसी मुतलका शख्स को बुला कर लाए ये बर्तन यहाँ महफूज रहेगा या फिर वो इसे अपने हमरा ले जाए, वो ये फैसला नहीं कर पा रही थी। मगर फिर तालाब के किनारे घूमने वाले सयाहों के कदमों की आवाज़ ने उसे फैसला करने का मौका फराहम कर दिया। उसने प्याले को उठाया और तेज तेज चलती हुई तालाब के दूसरे किनारे से बाहर आ गई। पार्किंग एरिया में उसको खतरा था कि कोई सिक्योरिटी गार्ड उसके हाथ में उस प्याले को ना देख ले, क्योंकि प्याले का साइज एक बड़े वॉलीबॉल से कम ना था। उसको ये देखकर हैरत हुई कि वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। उसने प्याले को एहतियात से अपनी जैकेट में लपेट लिया। प्याले को झटका लगा तो उसे प्याले के अंदर किसी चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। शायद उसके अंदर कोई मोती था। उसने जैकेट को लपेटकर अपनी कार की अगली सीट पर एहतियात से रख दिया। होटल की तरफ जाते हुए उसके जहन के किसी गोशे में यह ख्याल ना था कि उसने इसी साइज और शक्ल का एक और प्याला उस गिफ्ट शॉप से क्यों खरीदा था। यह ख्याल उसके जहन में उस वक्त भी ना आया जब होटल के कमरे में उसने मसनूई प्याले से कीमत का स्टिकर उतार कर कदीमी प्याले पर चिपका दिया और उसको अपने कपड़ों के अंदर लपेटकर उसे अपने सूटकेस में छुपा दिया। अपने होटल पहुंची तो वो जोश से कांप रही थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसे एहसास हुआ कि आखिरकार उसने क्या कर दिया था। शर्म और एहसास जुर्म ने उसे उस कदीमी प्याले को सूटकेस से उस वक्त तक उसकी महफूज जगह से बाहर न निकालने दिया जब तक वो घर वापस न आ गई। दूसरे ही दिन वो घर वापसी के लिए निकल खड़ी हुई, मगर रास्ते में वो एक जगह रुककर उस नकली प्याले को एक घाटी में फेंकना ना भूली। सोचों से उभर कर उसने प्याले को फिर अपने हाथों में घुमाया। उसके अंदर फिर किसी चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। हो सकता है ये कंकर हो या फिर सूखी मिट्टी के चंद जर्रे। एक हफ्ता गुजर गया। हर रात सबा कंप्यूटर चलाकर उसके सामने बैठ जाती ताकि अपनी किताब मुकम्मल कर सके। प्याला उसकी गोद में पड़ा होता और वह बाएं हाथ से उस पर चढ़े चमड़े को बजा रही होती। एक रात उसे एहसास हुआ कि प्याले के चमड़े पर कोई नक्श बना हुआ है, लेकिन वो मिटकर इतना मुबहम और गैर नुमाया हो चुका था कि उसे समझना मुश्किल था कि आखिर ये कोई तस्वीर है या कोई इबारत। प्याले को थोड़ा झुकाकर वो उस पुरस्रार नक्श को किसी हद तक महसूस कर सकती थी, मगर उसको तिरछा करने पर उसके अंदर मौजूद चीज छनक कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती और कमरे की खामोशी को तोड़ देती। प्याले ने उसको मशहूर कर दिया। हर रात सबा काफी देर उस चीज पर गौर करती रही कि आया वो उस प्याले पर लगे चमड़े को हटाए या नहीं। वो उसको अपने हाथ में पकड़े चमड़े को घूरती रहती। उसको इल्म था कि अगर उस चमड़े को एक दफा हटा दिया तो उसे दोबारा अपनी जगह लगाना मुमकिन न होगा। चमड़ा पूरी तरह खिंचा और तना हुआ था। सदियों के अमल ने उसकी शक्ल को मुस्तकिल कर दिया और इस बात का पूरा इम्कान था कि उतारते हुए वो फट जाएगा। हर रात वो प्याले को एक शेल्फ में एहतियात से रखती और खुद बिस्तर पर ढेर हो जाती और मकान के गहरे सन्नाटे में प्याले के मुतालिक सोचती हुई नींद की गहरी वादियों में उतर जाती। वह चट्टान की बुलंदी पर तन्हा खड़ी नीचे वादी में देख रही थी। नीचे वादी में देखते हुए उसने महसूस किया कि वो नाकाबिले बयान किस्म के कपड़ों में मलबूस है जो इंतहाई हल्का और नफीस है। उसने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। अब वो मुख्तलिफ जगहों से होकर चट्टान से नीचे उतर रही थी। नई चीजें जानने की ख्वाहिश उसके जहन में झिलमिला रही थी। उसके कानों में शहद की मक्खी या भंवरे की आवाज जैसी भिनभिनाहट गूंज रही थी। उसका दिल उसके सीने में कुछ ज्यादा ही तेज धड़क रहा था। हर चीज अंधेरे में डूब रही थी और फिर सबा को एहसास हुआ कि वो जाग रही है। आंख खुलते ही उसने अपने आप को पुरसुकून किया और बेसरोपा ख्वाबों की गहरी नींद से बाहर निकल आई, मगर फिर धीरे धीरे वो नींद के गहरे अंधेरों में फिर डूब गई। चीजें मुजस्सम होने लगी। अब वो योगा करने वाले लिबास में मलबूस थी और उसको गर्मी भी महसूस हो रही थी। वो चट्टानों पर नंगे पांव घूम रही थी। उसको महसूस हुआ कि उसके कान एक खास रिदम में बजने वाले ढोल की आवाज सुन रहे थे। वो आवाज पहाड़ियों और चट्टानों में चारों तरफ गूंज रही थी। वो गूंज सरगोशियों की मानंद उसके कानों में उतर रही थी। किसी अजनबी और नामानुस जुबान के अल्फाज एक खास रिदम में किसी मंत्र की तरह पढ़े जा रहे थे। वो बेखुद होकर उस आवाज की तरफ बढ़ रही थी। चट्टानों पर से गुजरते हुए वो बेशुमार साए देख सकती थी जो सर झुकाए किसी मामूल के मानंद चल रहे थे और इधर उधर झाड़ियों में दुबक और निकल रहे थे। कहीं कहीं कदीम घरों की झलक भी नजर आ रही थी। फिर उसने देखा वो साए धुएं की शक्ल इख्तियार कर रही हैं और एक चट्टान के छोटे से सुराख या दर्ज में समा रही हैं
दूर कहीं बजने वाले ढोल की आवाज बुलंद होती जा रही थी और वो एक मामूल की तरह उसकी तरफ खींचती चली जा रही थी। उसको महसूस हुआ पौधों की शाखें झुककर उसको रास्ता दे रही थीं और रास्ते की तरफ निशानदेही कर रही थीं। वो रुककर एक तरफ देखने लगी। सामने एक बहुत बड़ी चट्टान खड़ी थी। वो रुक गई और चट्टान को देखने लगी। फिर देखते ही देखते चट्टान उसके सामने पिघलकर सीढ़ियों में बदल गई। वो आगे बढ़ी और सीढ़ियां उतरने लगी। उसने देखा कि अजनबी साए उससे दूर हटते जा रहे थे। वो जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रही थी उसने देखा कि वो हड़प्पा के खंडरात वाले इलाके में मौजूद थी, मगर अब यहाँ टूटे फूटे आसार की बजाय इमारतें बिल्कुल मुकम्मल हालत में थीं और उन पर वक्त का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था। वो चलते चलते उस जगह पहुंच गई जहाँ तालाब था। वहां जमीन में एक सुराख बना हुआ था। ढोल की आवाज उस सुराख के अंदर से उभर रही थी। उसने देखा कि एक चौबी सीढ़ी उस सुराख से झांक रही थी और कहीं नीचे तक जा रही थी। उसका तजस्सुस उसको उस सुराख तक ले गया। उसने सीढ़ी को थामा और उसकी मदद से नीचे उतरना शुरू कर दिया। अंधेरा उसको घेर रहा था। हल्का सा उजाला नीचे उतरने में उसकी मदद कर रहा था। जल्द ही वो सीढ़ी से नीचे उतर गई। उसने देखा कि जिस कमरे के अंदर वो थी वहां भी अंधेरा फैला हुआ था। वो पहचान गई, ये एक मोहब्बत था। हकीकी जिंदगी में उसने इस कमरे की बहुत सारी तस्वीर बनाई थी, मगर यहाँ ख्वाबों की दुनिया में ये कमरा एक बहुत बड़ा महल महसूस हो रहा था जो एक जादुई ताल पर थरक रहा था, ढोल की थाप पर नाच रहा था। मलगजी रोशनी में वहां एक कद्दे आवर आदमी नजर आ रहा था जो पुशम और परों के लिबास में मलबूस था। उसका लिबास सिर्फ कमर से लेकर घुटनों तक था, बाकी जिस्म बरहना जिस पर अजीब से नक्शो निगार बने हुए थे। वो शख्स बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थीं। उसके हाथों में एक छोटा सा ढोल था जिसे वो जुनूनी अंदाज में पीट रहा था। जेरे जमीन फैले उस कमरे की वसअतों का हर जाविया ढोल की आवाज से थर्रा रहा था। सबा वहां बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। कमरे में ऊपर वाले दर से आने वाली रोशनी ऐन उस शख्स के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके चेहरे पर अजीब हैबतनाक साए को जन्म दे रही थी। जब उसने एकदम अपनी बंद आंखें खोलकर पहली बार सबा को देखा तो वो घबराकर पीछे हट गई। ढोल बजना रुक गया। सबा ने देखा तो अब उस अजनबी के दोनों हाथ खाली थे। ढोल अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। वो अजनबी टिकटिकी बांधे सबा की तरफ देख रहा था। कमरे में गहरा जमूद तारी था। अंधेरा और सुकूत सबा के जिस्म जाम में घुस रहा था। वो अपने घुटनों के बल गिर गई और गहरे सांस लेने लगी। पुरस्रार अजनबी नामानूस अल्फाज में चंद अल्फाज बोला जिन्हें सबा समझ ना सकी। अल्फाज यूं थे जैसे मिट्टी के बर्तन में लुढ़कते छोटे छोटे पत्थर। ये अल्फाज उसकी जुबान से निकले मगर सबा के कानों से गुजर कर दिमाग तक नहीं पहुंचे। सबा की आंखों में झांकते हुए उस पुरस्रार अजनबी ने कोई चीज पकड़कर ऊपर बुलंद की। सबा ने देखा ये वही नकली प्याला था जो उसने घाटी में फेंका। शत्रु, ये वो वाहिद लफ्ज था जिसे वह समझ पाई। उस शख्स ने प्याले को ढोल की तरह बजाया और फिर अपना एक हाथ अंधेरे में लहराया। इसके साथ ही चारों तरफ से उदासी और दहशतनाक सुर फिजा में बिखरने लगे। मौत की मौसीकी बजना शुरू हो गई। सबा इसको बर्दाश्त ना कर सकी और उसने घबराकर अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। पुरस्रार अजनबी ने निहायत गुस्सीले अंदाज में वो प्याला अपने चेहरे के सामने घुमाया। शत्रु, वो दोबारा चिल्लाया और प्याला अपने कदमों में जमीन पर दे मारा। सबा ने बेख्तियार जमीन की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि जमीन उसके कदमों के नीचे से सरकती जा रही है। वह अंधेरे में गिरती चली गई। छत पर बना रोशनी का हल्ला उसकी नजरों से दूर होने लगा, बल्कि वो उससे दूर होती चली गई, हत्ता कि उस रोशनी ने एक सितारे की शक्ल इख्तियार कर ली। सबा की आंख खुल गई। वो खौफजदा थी। उसके ज़हन और जिस्म पर एक बोझ छाया हुआ था। वो बिस्तर से निकली तो उसका पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। उसी वक्त उसकी बिल्ली जीनी ने, जो उसके साथ ही बिस्तर पर सोती थी, एक दर्दनाक चीख बुलंद की और अजीब गैर फितरी अंदाज में बिस्तर से उछलती हुई वो कमरे के अंधेरे कोने में गायब हो गई। सबा रात वाले ख्वाब पर गौर करने लगी। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसे ख्वाबों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा इन चीज़ों को मेडिकल और साइकोलॉजी के नुक्ता निगाह से देखती, मगर ख्वाब में नजर आने वाले मनाजिर ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते वो ये भी जानती थी कि शत्रु संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अजली दुश्मन, मगर कौन किसका दुश्मन है वो समझ नहीं पा रही थी। 2 माह गुजर गए। हर रात की सुबह एक जैसी होती। वो उस प्याले को गौर से देखती, उसके अंदर बजती चीज की आवाज को गौर से सुनती। अक्टूबर का आगाज हो चुका था और बर्फबारी का पहला तूफान अपना तारुफ करवा चुका था। अपनी कुर्सी पर बैठकर एक पुराना बड़ा स्वेटर पहने उसने प्याला अपने हाथ में पकड़ रखा था और खिड़की से बाहर अंधेरे से स्याह होते आसमान को देख रही थी। गुज़िश्ता 2 महीनों में सबा के लिए चीजें बदलना शुरू हो गई थीं। एक एहसास गुनाह आहिस्ता आहिस्ता घुन की तरह उसके ज़मीर को खा रहा था।
روزمرہ اشیاء خرید و فروخت کے لیے جب وہ مارکیٹ جاتی تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ بازار میں ہر شخص اس کو مشکوک نگاہوں سے گھور رہا ہے۔ اگر وہ شاپنگ کرنے جاتی بھی تو صبح سویرے جب مارکیٹ میں لوگ کم ہوتے اور اس کو گھورنے والی آنکھیں بھی۔ اب مارکیٹ جانے کا وقفہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے دوستوں اور خاندان کے لوگوں کے فون کالز سننے سے بھی گریز کرتی۔ گھر میں اس کا زیادہ تر وقت اب اسی منحوس پیالے کے ساتھ گزرتا۔ وہ پیالے پر بنے نقش و نگار کو کاغذ پر منتقل کرنے کی کوشش کرتی تاکہ اس کا اچھی طرح مطالعہ کر سکے۔ رات کے خواب اس کے وہم کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اب تو اس کے لیے رات کو سونا بھی دشوار تھا۔ وہ پراسرار شخص تقریباً ہر رات نمودار ہوتا اور ہر رات اس کے دہشتناک خواب کا انجام شترو کی چیخ پر ہوتا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ یہ سب اس کے عمل کا نتیجہ تھا۔ اکثر اس کو خواب میں وہ نقلی پیالہ بھی نظر آتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ صبا نے اکثر رات ایسے خواب بھی دیکھے تھے کہ ان کھنڈرات میں کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ خواب میں وہ چٹانوں کی بلندیوں پر بھٹک رہی ہوتی اور کئی چمکدار آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہوتی۔ جب وہ صبح اٹھتی تو ٹھنڈے پسینے میں نہائی ہوتی۔ جب معاملہ حد سے گزرتا محسوس ہوا تو اس نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کئی دفعہ اس کے دل میں خیال آیا کہ کسی عامل سے رابطہ کیا جائے، مگر ماورئی قوتوں پر اس کا یقین نہیں تھا۔ وہ روحوں کی قائل نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے سائیکو ڈاکٹر سے رابطہ کیا، ایک بوڑھا ڈاکٹر جو مستقل پودینہ چباتا رہتا۔ اس نے نہایت غور سے اس کی بات سنی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مشورہ دیتے ہوئے اس نے کہا، یہ ڈراؤنے خواب اس کے احساس گناہ کا نتیجہ ہیں۔ 3 ہفتوں کے بعد وہ ڈاکٹر اس کو اس بات کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ کسی بھی طرح اس پیالے کو کھنڈرات میں واپس اس کی جگہ پر پہنچا دے۔ صبا نے ڈاکٹر کی بات ماننے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر کوئی چیز اندر سے اس کو روک رہی تھی، کیونکہ صرف اس وقت وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتی جب وہ پیالہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا اور وہ اسے گھما گھما کر اس کے اندر سے ابھرنے والی پراسرار آواز کو سنتی، اور ایسا وہ کئی گھنٹے تک کرتی۔ اب تو وہ لکھنا بھی بھول چکی تھی۔ صبا کو محسوس ہوتا کہ اس کے اندر سوالات کا ایک سمندر ہے اور یہ پیالہ پراسراریت کی دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ وہ لاشعوری طور پر اس پیالے کے سیہر میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس کا تجسس اس کو اکساتا کہ وہ معلوم کرے کہ اس پیالے کے اندر کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ پیالے کو اپنی جگہ پہنچانے سے پہلے وہ اس کو کھولے گی اور دیکھے گی کہ اس کے اندر جل ترنگ کی طرح بجنے والی کیا چیز ہے۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ رہی تھی اور کسی فیصلے پر پہنچنا چاہتی تھی۔ جینی کی طرف دیکھتے ہوئے جو کمرے میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس نے گہری سانس لی۔ اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ دل مضبوط کر کے اس نے پیالہ اٹھایا۔ وہ خوف زدہ بھی تھی اور اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے پیالے پر بندھا فیتا پکڑا اور اسے کھینچنے کی کوشش کی۔ اگر کھلنے کے بعد اس میں سے چند کنکر برآمد ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر اس نے اس کو کھولا اور اس میں سے سونے یا چاندی کا بنا کوئی قدیم زیور برآمد ہوا تو؟ کانپتے ہاتھ سے اس نے پیالے کے گرد لپٹے فیتے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں میں جیسے قوت نہیں بچی۔ جینی بھی اس کو دیکھنے کے لیے قریب آ گئی۔ پھر اس نے فیتے کا آخری بل بھی کھول دیا۔ پیالے کے منہ پر چمڑے کا ٹکڑا اپنی جگہ پر جمع ہوا تھا۔ احتیاط سے اس نے چمڑے کو اپنی جگہ سے ہٹایا تاکہ پیالے کے اندر جھانک سکے۔ چمڑا کئی جگہ سے پھٹ گیا اور کاغذ کی مانند اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ عین اسی وقت بجلی بند ہو گئی۔ اس کے پاس بیٹھی جینی گرانا شروع ہو گئی۔ اندھیرے میں صبا نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اس کے چہرے پر ہولے ہولے رینگ رہی ہے۔ گھبرا کر اس نے پیالہ ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اپنا چہرہ ٹٹولنا شروع کر دیا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ خوفزدہ ہو کر اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور اس کی لائٹ استعمال کرتے ہوئے وہ بھاگتی ہوئی گیراج میں گئی اور بجلی کے بریکر چیک کیے۔ وہ درست حالت میں تھے، پھر بھی اس نے ان کو اتار کر دیکھا اور دوبارہ اپنی جگہ پر فٹ کر دیا۔ لعنت ہو، وہ جھنجھلائی۔ صبا گھر کے اندر آ گئی اور اس نے کچن سے ایمرجنسی لائٹ اٹھا لی۔ یہ ایک بڑی لائٹ تھی۔ اس کو آن کرنے سے پہلے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر چیز گہرے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پڑوس میں جلنے والی روشنی کچن کی کھلی کھڑکی میں سے کمرے میں معمولی اجالا کر رہی تھی۔ شاید بجلی جلدی واپس آ جائے، اس نے سوچا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اسے اندھیرے میں دور کہیں جینی کی ہلکی سی گراہٹ سنائی دی۔ جینی، یہاں آؤ، اس نے پچکارتے ہوئے کہا تو اندھیرے میں اسے سرسراہٹ اور قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور فرش پر روشنی ڈالی۔ پیالہ ہاتھوں سے گرنے کے باوجود سلامت تھا اور لڑک کر میز کے نیچے چلا گیا۔ اسے اٹھا کر اس نے روشنی کی مدد سے اس کے اندر جھانکا۔ وہ بالکل خالی تھا۔ پریشان ہو کر صبا گھٹنوں کے بل جھکی اور میز کے نیچے ادھر ادھر دیکھا، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ وہ واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی اور خالی پیالے کو دیکھنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پیالہ کھولتے ہی یہ کیا ہوا۔ ساتھ ہی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے اندر آخر کیا تھا؟ وہ کہاں گیا؟
उसे तवक्को थी कि इसके अंदर मोती, कोई कदीम जेवर या कंकर वगैरह होंगे, मगर फर्श पर उसको कुछ ना मिला तो वो परेशान हो गई। दोबारा प्याला अपने हाथों में घुमाने लगी, मगर अब प्याला बिल्कुल खामोश था। सबा उठी और मेज के आसपास तलाश करने लगी। उसने पूरा कमरा छान मारा मगर कुछ ना मिला। फिर अचानक कोई चीज उसके पैरों तले आ गई तो वो एकदम अपनी जगह साकित रह गई, क्योंकि पांव के नीचे सूखे पत्तों की सी चिरचिराहट पैदा हुई। उसके मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। उसने गैर इरादी तौर पर पांव वापस फौरन उठा लिया। उसको डर था कि पांव के नीचे जो कुछ आया था वो उसकी बेवकूफाना और लापरवाह हरकत से टूट गया था। पांव हटाकर उसने देखा तो पता चला कि पांव के नीचे आकर चुरमुराने वाली चीज कोई कीमती मोती या जेवर नहीं, बल्कि एक चूहे के बराबर खुश्क मुर्दा मकड़ी थी। सबा को अपने पूरे जिस्म में सनसनी और दहशत की एक सर्द लहर दौड़ती महसूस हुई। उसके पूरे जिस्म में ईंठन हो रही थी। उसकी टांगों से जान निकल रही थी और पांव पर चूंटियां चलती महसूस हो रही थीं। वो बाथरूम की तरफ भागी और अपने पांव पर गर्म पानी बहाने लगी। उसे मुर्दा खुश्क मकड़ी से कराहियत महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में फर्श पर पड़ी हुई मुर्दा मकड़ी को गौर से देखने लगी। उसके जहन में पहला ख्याल यही आया कि जब इस प्याले पर सदियों पहले ये चमड़ा चढ़ाया गया होगा तो ये मकड़ी गलती से इसमें बंद हो गई होगी और फिर सदियों तक इसमें रही और मर गई, या फिर उस कदीम जमाने के रिवाज के मुताबिक जिस तरह इंसानों को मिट्टी के कद्दे आवर मटकों में दफन किया जाता था, इस मकड़ी को भी मिट्टी के इस प्याले में दफन किया गया। शायद ये कोई मुकद्दस मकड़ी थी, मगर वो मर्तबान और मटके जिनमें इंसानों को दफन किया जाता था उन पर कोई चमड़ा नहीं चढ़ाया गया, बल्कि उनको मिट्टी के बने ढक्कन से ही बंद किया गया था। तो फिर इस प्याले पर चमड़ा क्यों लगाया गया? खौफजदा होने की वजह से वो मकड़ी को छू नहीं पा रही थी, बल्कि दूर से ही उसको देख रही थी। उसने सोचा जब लाइट बहाल होगी तो फिर इस मकड़ी को यहां से उठाएगी। प्याला अभी तक उसके हाथ में था। प्याले का राज अब खुल चुका था। प्याले के अंदर बजने वाली आवाज मुर्दा मकड़ी के जिस्म की थी। पुराने सारे ख्याल उसके जहन से महव हो चुके थे। कुछ सोचते हुए उसने प्याला मेज पर रख दिया और बाहर निकलकर हॉल में आई, मगर ठिठक कर रुक गई। उसको कहीं दूर से किसी की सरगोशी सुनाई दे रही थी। फिर उसको घर के अंदर से लकड़ी के फर्श पर भारी फर्नीचर के घसीटने की आवाज आई। इसके साथ ही गहरे अंधेरे में दूर कहीं से जीनी चिल्लाई। वो अपनी जगह बर्फ के पुतले के मानिंद साकत खड़ी थी। उसको पुरस्रार आहटें किचन की तरफ जाती महसूस हुई। इसके साथ उसे जीनी की दर्दनाक अंदाज में रोने और पंजों से खुरचने की आवाज भी सुनाई दी। फिर जीनी ने इंसानी आवाज से मुशाबे एक करी चीख बुलंद की। सबा खौफ के मारे अपनी जगह मुंजमद खड़ी थी। उसकी निगाहें उस तरफ मरकूज थीं जहां से सीढ़ियां नीचे वाली मंजिल को जाती थीं। उसने सोचा वो शायद अब भी अपनी कुर्सी पर बैठी सो रही है और ये एक डरावना ख्वाब है। उसने अपनी आंखें खोलने और नींद से बेदार होने की कोशिश की, मगर जो कुछ हो रहा था सब असली और हकीकी था। जीनी, सबा ने अंधेरे में पुकारा। इसके साथ ही घर में एकदम खामोशी छा गई। सबा ने डरते डरते कदम उठाए और सीढ़ियां उतरते हुए उसने अपने आसपास रोशनी डाली। उसे उम्मीद थी कि यहीं कहीं जीनी की चमकदार आंखें उसे नजर आ जाएंगी। कमरे में उसने देखा कि उसका काउच अपनी जगह से तकरीबन 1 फुट हटा हुआ है और उसके चमड़े पर जा बजा पंजों के खुरचने के निशानात थे और वह जगह जगह से फटा हुआ था। शायद पंजों में फंसाकर इस काउच को अपनी जगह से घसीटा गया था। डाइनिंग टेबल भी अपनी जगह से हटी हुई थी और कुर्सियां फर्श पर इधर उधर लुढ़की पड़ी थीं। एक तो बिल्कुल टूट चुकी थी, यूं लगता था जैसे उसे उठाकर जोर से पटका गया हो। किचन में तो और भी बुरा हाल था। शेल्फ की हर चीज फर्श पर बिखरी पड़ी थी। दीवार में बनी अलमारियों पर रोशनी डालते ही वो अपनी जगह साकित रह गई। उनमें एक के पट पर उसने पंजों से खुरचे जाने के 2 गहरे निशान देखे। दोनों निशानों के दरमियान तकरीबन 4 इंच का फासला था। जहां वो खड़ी थी वहां से उसे एक खून आलूद पंजा नजर आ रहा था जो कटा हुआ था और हौले हौले तड़प रहा था। खून का एक बहुत बड़ा धब्बा नीचे फर्श पर फैला हुआ था। उसके करीब ही रेशमी बालों का एक गुच्छा भी गिरा नजर आ रहा था। उसने फौरन अपनी जेब से फोन निकाला और 1122 डायल किया। ऑपरेटर की आवाज सुनते ही उसने चीखना शुरू कर दिया, प्लीज यहाँ किसी को भेजो, किसी को मेरे घर भेजो, मुझे मदद की जरूरत है। ओके मैम, पुरसुकून हो जाइए, हम कुछ करते हैं। वो मेरी बिल्ली को खा गया है, सबा ने सिसकियों भरी आवाज में कहा। वो कमरे के एक कोने में दुबक चुकी थी। मेज के नीचे उसको गोश्त काटने वाला एक चाकू नीचे गिरा नजर आया।
ओके मैम, आपका नाम और घर का एड्रेस क्या है? सबा ने उसको मतलूबा मालूमात दी तो ऑपरेटर ने उसे यकीन दिलाया कि जल्द ही एक ऑफिसर उसके पास पहुंच जाएगा। सबा फोन पर रो रही थी, इसलिए ऑपरेटर ने उसको मशवरा दिया कि वो अपने पड़ोसियों के यहाँ चली जाए और वहां मदद का इंतजार करे। फोन बंद करने के बाद भी वो कई मिनट तक सिसकती रही। घर में चीजें घसीटने की आवाजें अब भी आ रही थीं। सबा ने देखा एक धुंधली जर्द सी छवि उसके सामने बिजली की रफ्तार से गुजर गई। जीनी, हकलाते हुए उसने आवाज दी, मगर कोई रद्द-ए-अमल सामने न आया। सबा कैबिनेट के दरवाजे पर बने पंजे के निशानात के मुतालिक सोचते हुए अंदाजा लगाने लगी कि आखिर वहां क्या हुआ होगा। हो सकता है जीनी वहां गिरकर जख्मी हो गई हो। अब अगर वो उसको छोड़कर पड़ोसियों के यहाँ चली गई और जीनी को फौरी तौर पर मदद की जरूरत हुई तो वो कभी भी अपने आप को मुआफ नहीं कर सकेगी। उसने चाकू उठाकर मेज पर रखा और दोबारा जीनी को तलाश करना शुरू कर दिया। वो पूरे घर में उसको पुकारती फिरी। 2 दफा उसको जीनी की चमकदार आंखें नजर आईं और फिर गायब हो गईं। जब वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई तो उसको जीनी बिस्तर पर बैठी नजर आ गई। उसके पंजों पर खून लगा हुआ था। जीनी, तुम ठीक हो ना? वो बेताबी से उसकी तरफ लपकती हुई बोली और अपने घुटनों के बल बेड के करीब बैठ गई और रोशनी बिल्ली की तरफ कर दी। यहाँ आओ, मैं तुम्हारा जख्म देखती हूँ। जीनी का सर गैर फितरी अंदाज में एक तरफ ढलका हुआ था और वो अपनी पिछली टांगों पर बैठी हुई थी। उसके जबड़े भिंचे हुए थे और उनमें से अजीब सी खुरखुराहट बुलंद हो रही थी। उसकी खाल अजीब अंदाज में हरकत कर रही थी और यूं उभर और सोकड़ रही थी जैसे उसकी खाल के अंदर एक साथ सैकड़ों सांप रेंग रहे हों। जीनी, वो एक बार फिर चिल्लाई, क्योंकि बिल्ली की जुबान उसके मुंह से बाहर लटक आई थी। सबा खतरे को भांपकर बाहर की तरफ लपकी और जो ही वो दरवाजे से निकली उसने एक जोरदार आवाज सुनी। जीनी का जिस्म एक धमाके से फट गया और जीनी के पूरे जिस्म के टुकड़े हवा में उड़ते हुए नीचे फर्श पर आ गिरे। दीवानगी के आलम में सबा बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ लपकी। बाहर छाछों में बरस रहा था। अपने अकब में उसको शोर सुनाई दे रहा था। फिर कोई उसके साथ लिपट गया, कोई बदबूदार और काली चीज उसकी कमर के गिर्द लिपट रही थी। उस स्याह हैवले ने उसको दोबारा घर के अंदर खींच लिया। वो मदद के लिए चीखी, जोर से चिल्लाई। वो बुरी तरह मचल रही थी। खुले दरवाजे से अंदर आने वाली रोशनी दरो दीवार पर अजीब से हैवले तराश रही थी। उसका अपना साया भी सामने दीवार पर पड़ रहा था। वहीं उसे अपने हमलावर का मध्यम सा साया नजर आया। कोई चीज फर्श पर उसके कदमों से टकराई। वो ये देखकर खौफजदा हो गई कि वो जीनी की खाल का एक बड़ा सा टुकड़ा था। हाथ पांव चलाते हुए वो हमलावर की गिरफ्त से आजाद हो गई। बचने की खातिर बेबसी के आलम में वो एक तरफ भागी। हमलावर का साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। दीवार का सहारा लेते हुए वो किचन की तरफ दौड़ी और मेज पर रखा चाकू उठा लिया। साया बदस्तूर उसके ताकुब में था। जो ही वो चाकू उठाने लगी किसी ने उसके हाथों को जकड़ लिया। सबा ने पूरी कुव्वत लगाकर अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश की, मगर उसे यूं लगा जैसे हजारों उंगलियां एक साथ उसके जिस्म में चाकू की तरह पेवस्त हो रही हों। वो मचल रही थी। उसकी आवाज हलक में घुट रही थी। उसे मदद का इंतजार था, मगर इससे पहले ही उसे अपनी रूह जिस्म से आजाद होती महसूस हुई। उसे यूं लगा जैसे उसके जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे। हर चीज आंखों के सामने धुंधला रही थी, मगर कान अब भी जुनूनी अंदाज में बजने वाले ढोल की आवाज सुन रहे थे, जो लम्हा बलम्हा करीब आती जा रही थी। और उसकी ताल के साथ साथ कहीं दूर से शत्रु का नारा भी बुलंद हो रहा था। गुम होते हुए हवास में सबा ने महसूस किया कि हजारों साए सर झुकाए मिकान की अंदाज में उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और पुकार रहे हैं, शत्रु, शत्रु।